जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज प्रांजलि पांडे, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मेजर कल्चरल क्लासेस। सो हम आपके लिए लाए हैं एनडीए का मॉक टेस्ट, ताकि जो आप 10 अप्रैल का पेपर देने वाले हैं उससे पहले अगर आप ये मॉक टेस्ट लगाते हैं तो एग्जाम में आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में जरूर से इंपॉर्टेंट प्रूव होने वाले हैं। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, और आप कोशिश करिएगा कि आप ऑनेस्टली खुद से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, और आपको मार्क करना है कि आपने कितने आंसर्स को सही किया है, और आप यहाँ पे जो अपना स्कोर कार्ड है वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे। फाइन, और ये काम आपको ऑनेस्टली करना है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम किसको देना है? आपको। और ये अल्टीमेट आपका क्या होने वाला है? अल्टीमेट परीक्षा है आपकी, एग्जाम में आप कितने तैयार हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हमारा दिया हुआ है कॉम्प्रीहेंशन, एंड आई कीप ऑन टेलिंग यू पीपल की कॉम्प्रीहेंशन में सबसे पहले क्या पढ़ना है? हमको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, राइट? तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे बच्चों। हायर द ट्रीज, जितना ज्यादा हायर ट्रीज होंगी उतना क्या होगा? हायर द नॉइज, लोअर द नॉइज, ग्रेटर द डेसिबल्स, या फिर थिनर द एयर। अब ऑल्दो इसका आंसर हमें कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते ही मिल जाएगा और बार बार हमें स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा। What distance a good number of trees can cover in reducing noise? 30 meters, 60 meters, 3 meters या 300 meters? Next question, trees can reduce noise only when? Trees तभी noise reduce कर सकते हैं जभी, कभी। देखते हैं Question 4, single layer of trees is worthless as a noise barrier. Why? अभी inverted commas वाला जो पार्ट है आपको ये बताना है, ये क्यों ऐसा है। चलिए सबसे पहले अब आते हैं जल्दी से कॉम्प्रीहेंशन की तरफ। Now let's read the comprehension। देखिए, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रीडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप दो चीज़ों पे मार्क खाओगे, एक अपने कॉम्प्रीहेंशन पे, दूसरा एरर पे। क्योंकि जब तक आपका रीडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है आप एरर को समझ ही नहीं पाओगे, एक सेंटेंस बोल क्या रहा है और आपसे पूछ क्या रहा है। चलिए हमारा कॉम्पोजिशन, नॉइज इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। नॉइज एक बहुत ही कॉमन आम दिक्कतें हैं अर्बन गाँव में और रूरल एरियाज दोनों में। ट्रैफिक नॉइज इन पर्टिकुलर, और सबसे बड़ी उनमें से प्रॉब्लम क्या है? ट्रैफिक नॉइज। Trees and shrubs are not only visually attractive but also can make effective noise barriers। ये जो trees और shrubs होते हैं ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होते, बट इनका जो मेजर काम होता है वो क्या होता है? नॉइज बैरियर को कम करना। Therefore when space permits, इसीलिए जब भी अगर हमको जगह अलाउ करती है हमको क्या करना चाहिए? We have to plant more trees and shrubs in areas where there is noise problem। जहाँ पे noise problem ज़्यादा होता है वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा trees और shrubs को क्या करना चाहिए? प्लांट करना चाहिए। By doing this, noise can be reduced by 6 decibels over a distance of 30 meters। याद है पूछा गया था कि कितनी दूरी तक हमारा नॉइज सॉल्व हो सकता है, तो वो कितनी दूरी तक होता है? 30 meters तक। The only thing we have to keep in mind is that the planting should be particularly dense। ये भी पूछा गया था कि प्लांटिंग कैसी होनी चाहिए थी, तो प्लांटिंग कैसी होनी चाहिए? particularly dense। The trees which have dense foliage, जिनकी जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, वैसे अगर हम ट्रीज लगाते हैं, एंड रिलेटिवली वर्टिकल ओरिएंटेशन। वर्टिकल ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो जाता है? सीधी सीधी ओरिएंटेशन वाले अरेंजमेंट्स लगाने चाहिए। इट विल कम्प्लीटली स्क्रीन द सोर्स ऑफ नॉइज। वो अल्टीमेटली क्या करेगा? जो नॉइज का जो ओरिजिन है उसको क्या करने की कोशिश करेगा? ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। इफ देयर इज एनी गैप इन द बैरियर इट विल स्टिल अलाउ नॉइज टू पेनिट्रेट। और अगर पेड़ों के बीच में कोई भी गैप है तो फिर भी वो नॉइज को पेनिट्रेट करने की जगह दे सकता है। सिंगल लेयर ऑफ ट्रीज इज वर्दलेस एज अ नॉइज बैरियर। अगर हम सोचें कि खाली हम एक लेयर ऑफ ट्रीज लगा दें और लंबे लंबे एक लेयर लगा दें और सोचें कि नॉइज बैरियर में होगा उसकी तरह एक्ट करेगा, बिल्कुल भी नहीं। हमें लेयर्स में ट्रीज लगाने पड़ेंगे। Single layer of trees is worthless as a noise barrier. Due to interreflection, multi rows of trees are more effective. The planted trees must be taller. We can reduce noise level by 1 to 5 decibels with each additional 3 feet to tree height. When the opportunity to use trees is restricted, a combination of shrubs and tall grass can be used। अब अगर हमारे पास जगह नहीं है बड़े बड़े पेड़ लगाने के लिए तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? shrubs और tall grass का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। Instead of tarmac and gravel surfaces, tarmac and gravel surfaces का मतलब हो जाता है जो हम रोड बनाने के लिए जो हम लोग बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक कोल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जगह सॉफ्ट ग्रास ग्राउंड कवर इज प्रेफरेबल। इट विल एब्जॉर्ब नॉइज रादर दैन रिफ्लेक्ट इट। वो क्या करेगा? नॉइज को एब्जॉर्ब करेगा उसको रिफ्लेक्ट करने की जगह। रोज ऑफ ट्रीज, shrubs, crotons, ground covering plants, climbers and their flowers not only reduce noise and provide a beautiful backyard, they also help block wind, provide shade and absorb traffic pollution। So मतलब ट्रीज के कितने सारे बच्चों यूज हैं। सो हमें ट्रीज प्लांट करना चाहिए इन शॉर्ट। अब चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। पहला, हायर द ट्रीज, जितना लंबा ट्रीज होगा उतना ज़्यादा हमको क्या बेनिफिट मिलेगा? लोअर द नॉइज। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाता है? फर्स्ट का बी आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिस्टेंस अ गुड नंबर ऑफ ट्रीज कैन कवर इन रिड्यूसिंग नॉइज। और हमने आंसर ऑलरेडी वहां पे बताया था आपको, क्या हो जाएगा आंसर 30 मीटर्स, राइट। ट्रीज कैन रिड्यूस नॉइज ओनली व्हेन, अगर ट्रीज नॉइज रिड्यूस करें तो वो कब कर सकते हैं, जब वो अकेले प्लांट होंगे, बिल्कुल नहीं। प्लांटेड विद फ्लावरिंग श्रब्स, दे आर प्लांटेड डेंस, जब उनको डेंस प्लांट किया जाएगा तब वो क्या करेंगे, नॉइज बैरियर का काम करेंगे। गॉट इट, सो थर्ड सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सिंगल लेयर ऑफ ट्रीज इज वर्थलेस एज अ नॉइज बैरियर। अभी सिंगल लेयर क्यों वर्थलेस होता है, क्यों बेकार होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, नॉइज कांट पेनिट्रेट इजिली, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ श्रब्स, नॉइज इज सेंट बैक टू सोर्स, नॉइज कैन पेनिट्रेट इजिली, नॉइज बहुत आसानी से क्या कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है। नेक्स्ट बच्चों, रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स दिया है। देखिए रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में भी हमेशा हमने आपसे बोला है कि ऑप्शन से जाने की कोशिश किया करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में खाली आर या एस से शुरुआत होती है और पी या क्यू दिया ही नहीं होता है, और हम जब बैठा रहे होते हैं तब हमको आर या पी मिल रहा होता है, तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। तो देखिए यहाँ पे हमारी शुरुआत पी क्यू एस आर सबसे हो रही है, तो नो प्रॉब्लम, हम सबसे एक बार कोशिश करेंगे करने की, और एक एक बार ही कोशिश करनी है, तो मतलब एक बार में ही जो बैठ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एन इंजीनियर, इंजीनियर के अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन होगा, एस। अकॉर्डिंग टू एन इंजीनियर विच इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल, क्या इंजीनियर बेस्ड है प्रिंसिपल पे, बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन आर, अकॉर्डिंग टू एन इंजीनियर दैट एम्प्लॉयड इन कन्वेंशन, दैट का मतलब जो एम्प्लॉयड था कन्वेंशन रूम कूलर्स में, क्या इंजीनियर रूम कूलर्स में एम्प्लॉयड हो जाएगा बच्चों, आर भी नहीं होगा। क्यू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू एन इंजीनियर अ न्यूली डेवलप्ड एयर कूलर सिस्टम, एक न्यूली जो डेवलप्ड है एयर कूलर सिस्टम में, क्यू इज मेकिंग सेंस, क्यू के बाद क्या ऐसा आ सकता है, अ न्यूली डेवलप्ड। अभी एक बार बच्चों पी से भी आपको दिखा देते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू एन इंजीनियर माइट हिट, क्या इंजीनियर हिट करेगा मार्केट को अगले साल, तो मतलब डी भी ऑप्शन नहीं है। हमारा आंसर क्या बचता है, क्यू एस आर पी, और हमारा सेंटेंस का ऑर्डरिंग क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू एन इंजीनियर अ न्यूली डेवलप्ड एयर कूलर सिस्टम which is based on a principle radically different from what, different from that employed in conventional room coolers might hit the market next year। so हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। got it? next question, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हार्डली हैड माई ब्रदर डिसेंडेड फ्रॉम द प्लेन, मेरा भाई मुश्किल से ही प्लेन से उतर पाया था, जब, कब। अभी देखिए यहाँ पे शुरुआत किससे हो रही है, पी आर और आर से ही हो रही है, मतलब अब हमें चेक करना है कि पी और आर में से हम किसको एलिमिनेट कर सकते हैं। लेट्स चेक, हार्डली हैड माई ब्रदर डिसेंडेड फ्रॉम द प्लेन व्हेन द पीपल, पी इज मेकिंग सेंस, बट क्या आर सेंस बना रहा है, हार्डली हैड माई ब्रदर डिसेंडेड फ्रॉम द प्लेन हु हैड कम टू रिसीव हिम। अब नाउ देयर इज नॉट मेकिंग एनी सेंस कि हु इसको तो रिलेट नहीं कर रहा है, तो मतलब आर ऑप्शन डिटेक्ट करने की वजह से दो ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। देखिए जैसे जैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करते जाएंगे आपके पास चॉइस कम हो जाएगी, और जहाँ हमारे पास चॉइस कम हुई हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है वहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास ये दो ऑप्शन है, देखते हैं बच्चों ए की डी। हार्डली हैड माई ब्रदर डिसेंडेड फ्रॉम द प्लेन व्हेन द पीपल, जब वो लोग, कौन वाले लोग, when the people who had come to receive him, वो लोग जो आए थे उसको रिसीव करने, waved and cheered from the lounge। so हमारा ये जो ऑप्शन है PRQS, ये बिल्कुल क्या है, सही बैठ रहा है। Got it? I hope आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो किससे है, P, S और Q से। सो अगेन बच्चों हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे कि इन तीनों में से कौन से ऑप्शंस हम लोग काट सकते हैं। सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर होम डिलीवरी, क्या सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस होम डिलीवरी करने वाली थी, बिल्कुल, मतलब वो करने वाली थी, बट क्या उनको होम डिलीवरी होना है, नहीं ना। सो ए और बी ऑप्शन एज इट इज कट जाएगा। अब देखते हैं क्यू या फिर एस में से। ठीक है, सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस इको फ्रेंडली विनायक चविति, क्या सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस इको फ्रेंडली विनायक चविति है, बिल्कुल नहीं, मतलब एस ऑप्शन भी कट जाता है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, QSRP। लेट्स सी इज इट मेकिंग सेंस। सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस हैव कम फॉरवर्ड, आगे आए हैं विद किसके साथ, इको फ्रेंडली विनायक चविति, पूजा किट एंड टेकिंग ऑर्डर्स फॉर होम डिलीवरी। सो दिस इज योर आंसर। गॉट इट? देखा हम लोगों ने कितनी जल्दी इन रीऑर्डरिंग को कर लिया। अब आते हैं बच्चों इडियम्स और फ्रेजेस में। अ सी चेंज, देखिए सी कैसा होता है, बहुत ह्यूज होता है, तो मतलब अगर एक सी जैसा बदलाव हो रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा नोटेबल होगा, लोग इसको ध्यान भी देंगे। सो अ सी चेंज का मतलब होता है अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, एक डीप और जो लोगों को समझ में आए वैसा चेंज। गॉट इट? तो 8th क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हो जाएगा।
asleep at the wheel। अभी asleep at the wheel का मतलब क्या होता है, आपको व्हील दी गया है गाड़ी में लगाने के लिए, अब आप उसी को लेके सो गए हैं, तो मतलब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की है, तो मतलब वन हु इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या करे, मुंह चुराए, दूर भागे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट अटेंटिव टू वंस ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज को बखूबी से ना निभा पाना। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9th का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है तुरंत वो काम करना, सो इट विल बी टू एक्ट एट वंस। 10th का क्या हो जाएगा, 10th का ए विल बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्या दिया गया है, सिनोनिम्स दिया गया है, मतलब सिमिलर मीनिंग वाले कॉन्टेक्सचुअल वर्ड्स। अब आपको क्या करना है, अंडरलाइन वर्ड्स का मीनिंग जानना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट और आंसर करना है, ठीक है। चलिए, द इंडिग्नेंट एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर मेड द ग्रुप अनहैप्पी। इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है, देखिए इंडिग्नेंट को हमने आपको जब रिलेट करवाया था तो हमने बताया था इंडिग्नेंट को हम रिलेट करते हैं इंडिया से। इंडिया के लोगों के ऊपर अगर कुछ गलत हो जाता है तो उन्हें बहुत क्रोध आता है, राइट। सो या फिर इंडिया के लोगों के साथ अगर कोई कुछ गलत कर देता है तो वो बहुत क्रोध हो जाते हैं। तो इंडिग्नेंट का मतलब होता है क्रोधित। इंडिग्नेंट का मतलब क्या हो जाता है, क्रोधित। सपोर्टिव, सपोर्टिव का मतलब क्या होता है, सहायक। कंजीनियल का मतलब क्या होता है, अनुकूल, फेवरेबल। रिसेंटफुल, रिसेंटफुल का मतलब भी क्या होता है, क्रोधित, गुस्से में। बैशफुल, बैशफुल का मतलब होता है शाय या शर्मीला। गॉट इट। अब हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से हमारा आंसर क्या हो जाता है, रिजेंटफुल हमारा सिनोनिम हो जाएगा। सो 11th बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। सी दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स और आपको बहुत ध्यान से ये सारे शब्द करने हैं, तब जब आप एग्जाम देख के आएंगे तब वो खुशी जब आपके चेहरे में होगी कि हाँ हमने ये क्वेश्चन लगाया है मेजर कल्ची की मॉक टेस्ट और वोकैबुलरी सेशंस में, देन यू विल बी, इट विल बी वर्थ सीइंग योर हैप्पीनेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे शुड वेट फॉर द मोस्ट प्रोपीटियस मोमेंट बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट। देखिए प्रोपीटियस को आप किससे रिलेट कर सकते हैं, प्रॉपर से। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल फेवरेबल, अच्छा मोमेंट, राइट, अनुकूल समय। अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, अनफेवरेबल, फेवरेबल, स्टाइमी या फिर रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट का मतलब क्या होता है, किसी बात को डिसअग्री करना। रेप्यूडिएट का मतलब होता है किसी बात को क्या करना, डिसअग्री करना। स्टाइमी, स्टाइमी का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड या फिर परप्लेक्स्ड। स्टाइमी का मतलब होता है परप्लेक्स्ड या फिर कंफ्यूज्ड। अनफेवरेबल का मतलब होता है जो चीज़ हमारे अनुकूल ना हो, हमारे फेवर में ना हो। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, बट हमें सिनोनिम जाना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 12th का सी विल बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज वेरी मेटिकुलस इन हिज अप्रोच, मतलब वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत सावधानी बरतता है। सो हमारे पास ऑप्शन है सिंपल मतलब बहुत आसान, फेयर मतलब जस्ट, जो न्यायवादी हो, केयरफुल मतलब ध्यान देना, रीजनेबल का मतलब होता है जो चीज़ एक्सेप्टेबल या वैलिड हो। सो मेटिकुलस का हमारा केयर सिनोनिम क्या हो जाएगा, केयरफुल विल बी द करेक्ट आंसर। Got it? Next question number 14. During his stay in Canada, he had quite a few frustrating experiences. Frustrating का मतलब क्या होता है, बहुत गंदे, जो अच्छे ना हो। Frustrating, irritating experiences, right? देखिए disappointing, defiled, disenchanting या defensive. Defensive का मतलब क्या होता है, बचाव। Defensive का मतलब क्या होता है, बचाव। Disenchanting का मतलब क्या होता है, जो आकर्षक ना हो। डिसइंचेंटिंग का मतलब क्या हो जाता है, जो आकर्षक ना हो। डिसअपॉइंटिंग का मतलब क्या होता है, जो हमें बहुत डिसअपॉइंट करे, परेशान कर दे, राइट। और डिफाइल का मतलब क्या होता है, डिफाइल का मतलब होता है दूषित। अभी फाइल अगर एक जगह रखी रहती है तो वो क्या हो जाती है, डिफाइल हो जाती है, राइट। तो डिफाइल का मतलब होता है दूषित। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14th का ए हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक बच्चों हम लोगों ने सिनोनिम्स किया था, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, अब हमको एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ही ट्राइड टू अवॉइड सेइंग समथिंग दैट वुड इम्प्लीकेट हिम फर्दर। उसने ऐसा कुछ भी बोलने से रुका जो उसको और आगे क्या कर सकता था, उत्तेजित कर सकता था, प्रोवोक कर सकता था। अब हमारे पास जो ऑप्शन है, अक्यूज, सक्सीडेड, एक्सोनरेट और इंसाइट। देखिए अक्यूज का मतलब क्या होता है, अक्यूज का मतलब होता है ब्लेम करना, इल्ज़ाम लगाना। सक्सीडेड का मतलब क्या होता है, किसी पे जीत हासिल करना। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त करना। इंसाइट का मतलब भी क्या होता है, किसी को प्रवोक करना। सो हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सोनरेट। गॉट इट। 15th बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
Every habit has some distinctive vegetation which defines the ecosystem. हर habitat, ये habit नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे habitat होगा. Every habitat, हर habitat में कुछ अलग अलग variety में. Distinctive मतलब क्या होता है? Different. डिस्टिंक्टिव मतलब क्या होता है? डिफरेंट. अलग अलग वेजिटेशंस होते हैं जो इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. अब हमारे पास जो ऑप्शंस है, यूनिक. यूनिक का मतलब क्या होता है? जो अनोखा हो. कॉमन मतलब जो चीज़ आम है. स्पेशल मतलब अनोखी. अनफेमिलियर मतलब जो जिसके बारे में जान पहचान ना हो. सो ये सारे आंसर्स नहीं होंगे. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16C विल बी द करेक्ट आंसर. गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 17. There was a mammoth gathering to listen to the leader. Mammoth, अभी देखो mammoth को हम रिलेट कर सकते हैं mammals. Mammals जनरली कैसे होते हैं? ह्यूज होते हैं, राइट? बहुत बड़े होते हैं. तो mammoth का मतलब भी क्या हो गया? ह्यूज. अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? देखिए, नेग्लिजिबल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर. नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर, राइट? टाइनी का मतलब होता है छोटा. पुअर का मतलब होता है गरीब. लार्ज का मतलब होता है बड़ा, राइट? तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? टाइनी. बहुत बड़ा का एंटोनिम क्या हो जाएगा? टाइनी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. The question is not whether the court vindicates him with regard to his involvement in the case, but how he feels about it. Question ये नहीं है कि कोर्ट ने उसको साबित कर दिया है अपराधी, दोषी साबित कर दिया है, बट उसको कैसा लगता है. अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, एब्सॉल्व, इंडेक्स, रिप्राइज और समन्स. देखिए समन्स क्या होता है? जो न्यायालय में पेश किए जाने वाला जो अध्यादेश होता है या न्यायालय में प्रस्तुत होने वाला जो चिट्ठी होता है वो होता है समन्स, राइट? जो न्यायालय लोगों को दिया जाता है आदेश न्यायालय में प्रस्तुत होने वाला. इंडेक्स का मतलब क्या होता है? दोषी ठहराना. एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? दोष मुक्त करना, राइट? तो हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा? विंडिकेट्स का एब्सॉल्व्स. विंडिकेट का सिनोनिम क्या हो जाता है? इंडेक्स. और एंटोनिम क्या हो जाएगा? एब्सॉल्व्स. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट बच्चों दिया गया है स्पॉटिंग एरर्स. ठीक है, चलिए. With regard to interior decoration, it is the attention given to the less overt aspects of using space that give it life and identity, a quality that makes it exciting and unusual. देखिए यहाँ पे बात क्या किया गया है. अगर हम इंटीरियर डेकोरेशन की बात करें, इट इज़ द अटेंशन, जो ध्यान हम देते हैं किसको? लेस ओवर्ट एस्पेक्ट्स, जो कम ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं उस पर, जैसे कि स्पेस को इस्तेमाल करना. जब हम अपने कमरे को, जब हम अपने फ्लैट को इंटीरियर डेकोरेशन या इंटीरियर करवाते हैं उसका, तो हम कोशिश करते हैं कि उसका कोना कोना बेस्ट यूटिलाइज हो. अगर बेस्ट यूटिलाइज नहीं होता है तो अल्टीमेटली वो एक नॉर्मल लुक देता है. बट जब हम उसके कोने कोने को भी यूटिलाइज करते हैं तो वो उसको क्या दे देता है? एक लाइफ, एक आइडेंटिटी और एक क्वालिटी देता है जो उसको एक्साइटिंग और अनयूजुअल, लोगों से अलग बना देती है, राइट? अब समझिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है. यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है वो अटेंशन है. अटेंशन यहाँ पे कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है. और अनकाउंटेबल जो अपने साथ वर्ब लेता है वो सिंगुलर लेता है. तो दैट के बाद जो गिव आया है, गिव इट लाइफ. तो गिव, कौन उसको लाइफ दे रहा है? ये अटेंशन, राइट? तो गिव भी किस फॉर्म में आना चाहिए? अपने प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए, सॉरी सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए. तो गिव ना हो के क्या हो जाएगा? गिव्स हो जाएगा. सो हमारा एरर किस पार्ट में है? बी पार्ट में है. गॉट इट? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. But measures that rise the artificial barriers go against the grain of national integration. अब समझिए, ये जो आर्टिफिशियल बैरियर्स है, आर्टिफिशियल बैरियर्स का मतलब क्या हो गया? वो हिंड्रेंस या वो ऑब्स्ट्रक्शंस लगाना जो मैन मेड है, जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं. तो ऐसे मेजर्स जो बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं आर्टिफिशियल बैरियर्स, गो अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, वो देश के हित के अगेंस्ट जाते हैं. आप समझिए, राइज और रेज में क्या डिफरेंस होता है? राइज का मतलब होता है स्वयं उठना. राइज का मतलब क्या होता है? स्वयं उठना. और रेज का मतलब क्या होता है बच्चों? उठाना. रेज का मतलब क्या होता है? उठाना, राइट? तो यहाँ पे मेजर्स को हम उठा रहे हैं अल्टीमेटली, राइट? वो खुद से नहीं उठ रहे हैं. तो यहाँ पे राइज ना होके क्या होना चाहिए था? रेज होना चाहिए था. तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? ए में एरर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. इवन इफ द leniency tributary may be one of the principle for a riverine boundary which is since Monday, क्या हो जाएगा बताएं जल्दी से. देखिए यहाँ पे क्या इस रिवरिन के आगे एन लगेगा? ऑल्दो आर्टिकल अपने साथ नाउन के लिए क्वालिफाई करता है, बट इससे पहले जो वर्ड आया है उसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल लगेगा ना बच्चों यहाँ पे. तो यहाँ पे एन ना होके क्या होना चाहिए था? फॉर अ रिवरिन बाउंड्री होना चाहिए था, ना कि एन होना चाहिए था. गॉट इट? सो हमारा एरर किस पार्ट में है? हमारा एरर बी पार्ट में है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22.
Many a box of oranges have been sent to New Delhi by enthusiastic Maharashtrians. बहुत सारे बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस भेजा गया है न्यू दिल्ली को, किसके द्वारा? बाय enthusiastic Maharashtrians. देखिए मैनी अ में और मैनी में क्या डिफरेंस है? मैनी अ के बाद जो नाउन आता है वो भी सिंगुलर आएगा और जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, बट मैनी के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है और जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल आता है, राइट? तो मैनी आ के बाद जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर है, बट उसके बाद जो वर्ब है वो भी कैसा होना चाहिए था? सिंगुलर होना चाहिए था। अब बच्चों को लगेगा ऑरेंजेस है इसलिए हैव लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं, ये बॉक्स की बात हुई है अल्टीमेटली यहाँ पे, ऑरेंजेस का कैसा पूरा बॉक्स, तो ये एक काउंटेबल यहाँ पे बात हुई है एक बॉक्स के बारे में, तो ये सिंगुलर ही है। तो हमारा एरर किस पार्ट में हो जाता है? बी पार्ट में। Got it? Next question. After all, it is only by observing people in that situation that we come to know each other. देखिए desolate का मतलब क्या होता है? अकेलापन। Desolate का मतलब होता है अकेलापन। Gruesome, gruesome का मतलब क्या होता है? चिंताग्रस्त। Thrilled का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा जो खुश हो, एक्साइटिंग हो, एडवेंचरस हो। मंडेन का मतलब क्या होता है? मंडेन का मतलब होता है सांसारिक। मतलब लोगों को जब हम सांसारिक दुनिया में देखते हैं तब तो हम उनके बारे में एग्जैक्टली जान पाते हैं। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? मंडेन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, Having secured this victory, New Delhi must now chart the future, मतलब अपना फ्यूचर उसको बनाना चाहिए। कोर्स ऑफ इट्स, फ्यूचर कोर्स ऑफ इट्स व्हाट? डैश विद पाकिस्तान। अभी न्यू दिल्ली क्या करेगा? व्यूअरशिप बढ़ाएगा। व्यूअरशिप मतलब क्या होता है भाई? किसी आप व्यूअरशिप मतलब उस चीज़ को देखने वाले लोग, राइट? किसी भी चीज़ को देखने वाले लोग। फैसिलिटीज़ मतलब उपलब्धियाँ या फिर जो बेटर चीज़ें मिल रही हैं, प्रमोशंस नहीं, क्या हो जाएगा? रिलेशंस, रिश्ते यहाँ इंप्रूव करने की बात हो रही है। तो 24 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, I came to know from the neighbors that a group of strangers उन्होंने क्या किया है? Has broken dash mansion last night. वो अल्टीमेटली क्या कर गए हैं? अंदर कर गए हैं। देखिए ब्रोकन ऑफ का मतलब क्या हो जाता है? किसी चीज़ को नॉर्मली तोड़ देना, राइट? ब्रोक थ्रू का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इन्वेंट करना, साइंटिफिक इन्वेंशन। ब्रोकन इनटू का मतलब होता है चुपचाप या फोर्सफुली एंटर करना, राइट? सो ये क्या हो जाएगा? ब्रोकन इनटू हमारा आंसर हो जाएगा। ब्रोकन अप का मतलब क्या होता है? जब आप कोई रिश्ते तोड़ देते हैं तब वो होते हैं ब्रोकन अप या ब्रोकअप या ब्रेकअप, ठीक है? सो 25th आंसर क्या हो जाएगा? 25th सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ आई होप आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन और ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, और ऑनेस्टली आपको बताना है आपका स्कोर कार्ड कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। आई विल बी वेटिंग टू सी योर कमेंट बॉक्स। थैंक यू। जय हिंद।